हम बात करते हैं अब आगे कि सूरत स्प्लिट के बाद क्या हुआ। सूरत का जो सेशन हुआ था 1907 के अंदर, उसके अंदर आपने देखा था कि मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट जो अभी तक कांग्रेस में एक साथ काम कर रहे थे, अब वहाँ पर एक स्प्लिट आपको जो है वो देखने को मिलेगा। राइट, दोनों अलग हो गए थे। मॉडरेट्स ने क्या रवैया अपनाया था कि एक्सट्रीमिस्ट दोबारा कांग्रेस के अंदर एंटर ही ना कर सकें। उन्होंने क्या बोला, कांग्रेस डेलीगेट्स को एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। वो प्रक्रिया क्या है? इलेक्शंस की प्रक्रिया है ना। और इलेक्शंस जो होंगे वो ऑब्वियसली बात है, जो इलेक्टेड मैनर में होंगे उनको इलेक्ट करा जाएगा। और पूरा का पूरा जो प्रोसेस था वो क्या था, जो कांग्रेस डेलीगेट्स होंगे दे वर टू बी इलेक्टेड ओनली बाय द कांग्रेस कमेटी और एसोसिएशंस जो कि एफिलिएटेड है कांग्रेस के साथ। यानी कि साफ तरीके से एक इशारा था, साफ तरीके से एक एग्जिट की तरफ इशारा था मॉडरेट्स का एक्सट्रीमिस्ट के लिए, है ना। और फिर एक्सट्रीमिस्ट ने क्या रवैया अपनाया था, उन्होंने एक पार्टी बना ली थी अपनी, तिलक, लोकमान्य तिलक और उनके फॉलोअर्स ने, बाल गंगाधर तिलक और उनके फॉलोअर्स ने एक्सट्रीमिस्ट पार्टी बना ली थी। ठीक है, और अब दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए थे। तो क्या हुआ सूरत स्प्लिट के बाद, 1907 के बाद अटैक ऑन द एक्सट्रीमिस्ट। 1907 से लेकर 1911 तक, 1911 में क्या होगा, यही ईयर क्यों लिख रखा है यहां पर, पार्टीशन फिर से रिवर्स हो जाएगा, है ना। उसका एनलमेंट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा वो चीज। और पार्टीशन अनाउंस किसके द्वारा करा गया था 1905 में? लॉर्ड कर्जन। रिवर्स किसके द्वारा करा जाएगा? वेरी गुड, लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। तो 5 नए लॉज जो हैं वो ब्रिटिशर्स के द्वारा पास करे गए थे एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटी को चेक करने के लिए। अब ये जो लेजिस्लेशन थे ये कौन कौन से थे? सेडिशियस मीटिंग्स एक्ट 1907, इंडियन न्यूज़पेपर्स इंसाइटमेंट टू ऑफेंस एक्ट 1908, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1908, इंडियन प्रेस एक्ट 1910। बाल गंगाधर तिलक का ट्रायल चला था 1909 में। सेडिशन चार्जेस उनके ऊपर लगे थे। गवर्नमेंट के खिलाफ जब आप कुछ भी चीज बोलते हो तो आपके ऊपर लगता है ना सेडिशन चार्जेस। लेकिन बस हाँ, कंडीशन एक ही होती है, मतलब मुझे पूरी बात कर लेनी चाहिए कि गवर्नमेंट के खिलाफ आप कुछ बोलते हो, सेडिशन चार्जेस लगते हैं, वो चीज़ तो हमें समझ में आती है। लेकिन आपकी बातें जो है दे शुड रिजल्ट इन इंसाइटमेंट, दे शुड रिजल्ट इन इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, एज वेल एज आपने जब जनता को भड़काया हो, पब्लिक डिस्टर्बेंस क्रिएट करी हो, आपके आर्टिकल ने, आपके किसी शब्द ने, आपके किसी एक्सप्रेशन ने लोगों को भड़काने का काम करा हो प्रशासन के खिलाफ, तब वो होता है सेडिशन, है ना। यही कंप्लीट मीनिंग होता है ना सेडिशन का। ठीक है, तो तिलक का ट्रायल चला था 1909 में। सेडिशन चार्जेस इनके ऊपर लगे थे क्योंकि इन्होंने सरकार के खिलाफ कुछ लिख दिया था। सरकार का ऐसा कहना था 1908 में अपने अखबार केसरी में, क्या लिखा था इन्होंने? ही रोट अबाउट अ बॉम्ब थ्रोन बाय बंगाल रेवोल्यूशनरीज इन मुजफ्फरपुर रिजल्टिंग इन द डेथ ऑफ 2 इनोसेंट यूरोपियन वुमेन। बस इस आर्टिकल के ऊपर जो भी इन्होंने अपने विचार लिखे, अपनी विचारधारा जो प्रकट करी, तो ही वॉज सेंट टू मेंडेले, बर्मा, मतलब म्यांमार, उधर जेल हो गई थी इनको, 6 साल की कारावास की सजा इनको सुनाई गई थी। उसके बाद औरोबिंदो घोष एंड बीसी पाल, दे रिटायर्ड फ्रॉम द एक्टिव पॉलिटिक्स। मतलब ये एक तरीके से किसके साथी थे? एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के पार्ट थे। आपको पता है, आपको बात ये वाली बात पता है ना, हमने एनसीईआरटी में भी पढ़ा था, औरोबिंदो घोष जो है उसके बाद एक एस्थेटिक बन गए थे और वो सब कुछ छोड़कर वो साधु संत महात्मा वाला जीवन बताने लगे थे। भगवान के प्रति उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया था, पूजा पाठ, सोशल सर्विस, इन सब में, है ना। आश्रम में जाके रहने लगे थे ना वो एक प्रॉपर तरीके से। हाँ, अब पता है क्या है, एक बात मैं आपको बता देता हूं, ऐसा नहीं था शाइनी जिसमें कि वो डर रहे हैं श्रेया और अरविंद घोष। मतलब वो एक देखो देखो
वो नहीं होता शायनी कि डेस्टिनी विल टेक यू टू दैट पोजीशन, टू दैट गोल फॉर विच यू आर मेड, फॉर विच यू आर डेस्टाइंड टू। कुदरत आपको वहाँ ले जाएगी, है ना। आपको नहीं पता कि आज आप बैठ के यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो और आप सब कुछ छोड़कर हिमालय पर्वत पे जाकर एक साध्वी का जीवन बिताओ, किसी को नहीं पता ये वाली बात, है ना। वो तो जो आपकी कुंडली में लिखा होगा, आपकी लकीरों में जो लिखा होगा, वो काफ़ी हद तक होकर रहेगा, क्योंकि बुद्धि इस प्रकार से आपकी पलट जाएगी अगर आपको उस रास्ते पे जाना होगा या अगर आपकी किस्मत में वो चीज़ लिखी होगी तो। सिमिलरली औरोबिंदो घोष के दिमाग में भी एक दिन ऐसी चीज़ आई थी और वो चले गए। अब इसके पीछे कोई बिजनेस समझ रहे हो ना, कोई रीज़न नहीं दिया जा सकता कि ऐसा उन्होंने क्यों करा क्यों नहीं करा, वो सिर्फ एक पर्सनल कॉल है, मतलब काइंड ऑफ, है ना। तो लाला लाजपत राय ही लेफ्ट फॉर अब्रॉड। अब यहाँ यानी कि टॉप के दिग्गज नेता जो हैं वो नहीं रहे ना एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के साथ, तितर बितर हो रहा है ना सब कुछ, माहौल वैक्यूम क्रिएट होने वाला है ना। एबल लीडरशिप नहीं है, गाइडेंस नहीं है, डायरेक्शन नहीं है, तो एक्सट्रीमिस्ट वर नॉट एबल टू ऑर्गेनाइज एन इफेक्टिव ऑल्टरनेटिव पार्टी टू सस्टेन द मूवमेंट। एक्सट्रीमिस्ट कोई एक ऑल्टरनेटिव पार्टी को क्रिएट ही नहीं कर पाए, एक ऑल्टरनेटिव सपोर्ट बेस को क्रिएट ही नहीं कर पाए इस मूवमेंट को चलाने के लिए। किसकी मूवमेंट की बात हो रही है? स्वदेशी मूवमेंट की या फिर बॉयकॉट मूवमेंट की, और जो उसके अंदर एक कॉल थी नेशनल एजुकेशन की। मतलब जो भी गोल्स थे इनके, जो भी मेमोरेंडा जब ये कांग्रेस का पार्ट थे तब रिपोर्ट करते रहते थे, उन सारी चीजों को फुलफिल करने के लिए अब कोई सपोर्ट बेस नहीं है, राइट। उसके बाद चेंज स्ट्रेटजी ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो थी, जो ब्रिटिश हुकूमत की बात हो रही है यहाँ पर, जो ब्रिटिश हुकूमत जो थी, विद द ऑनगोइंग डेवलपमेंट इन द कांग्रेस दे फॉलोड कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी का मतलब आप जानते हो ना, इसको एक इमेज से भी रिप्रेजेंट करा जाता है, मैं काफी बार आपको दिखाता रहता हूं। आपको गधे को पागल बनाकर ऐसे कैरेट दिखानी है, वो सोचेगा वो उसकी तरफ बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। वो चलते चलते रुक जाएगा, जैसे ही वो थकिएगा तो आप उसके ऊपर स्टिक मारोगे कि और चल उसकी तरफ और बढ़। अब ये पागल बनाने वाली बात है, आप उससे काम करवाए जा रहे हो, लेकिन वो बेवकूफ़ों की तरह ये सोच रहा है कि वो अपने गोल तक पहुंच रहा है, जबकि वो कभी भी नहीं पहुंच रहा है ना। तो ब्रिटिशर्स फॉलो कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। अब यहां पर कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी के 3 रूप थे, which can be said as three-pronged approach of repression, conciliation and suppression। इसके 3 फेजेस से सरकार पहले रिप्रेस करेगी, फिर सॉरी बोलकर आपके साथ कंसिलिएशन एग्रीमेंट साइन करेगी, मतलब काइंड ऑफ आपके साथ कंसिलिएशन करेगी, उसके बाद दोबारा सप्रेशन। सबसे पहले आपकी मूवमेंट को बिल्कुल 0 पॉइंट पे लाने की कोशिश। फर्स्ट स्टेज रिप्रेशन, एक्सट्रीमिस्ट टू बी सप्रेस टू द एक्सटेंट विच एम टू फ्राइटन द मॉडरेट्स। मतलब इनको इस हद तक दबा दिया जाएगा, चुप करवा दिया जाएगा कि खौफ बढ़ दिया जाए मॉडरेट्स के अंदर कि तुम बेटा इस रास्ते पर आने की कभी मत सोचना, वही हाशर तुम्हारा होगा जो कि एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के नेताओं का हुआ, ठीक है। उसके बाद सेकेंड स्टेज के अंदर कंसिलिएशन, कॉम्प्रोमाइज थ्रू कंसेशंस and hope given for forthcoming reforms if moderates keep distance from the extremists। मतलब आश्वासन दिया जाएगा, यहां पर इसको वादा करा जा रहा है ना, काम कर रहे हो तुम कैरेट की तरफ पहुंच रहे हो, है ना। ब्रिटिशर्स अपना काम करने में लगे हुए हैं, मॉडरेट्स इतने टाइम से उनको प्रेयर्स पिटिशंस प्लीज उनको सेंड कर रहे हैं, रिक्वेस्ट उनको सेंड कर रहे हैं, करते 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 अंग्रेज तो अपना काम कर ही जा रहे हैं ना। बंगाल का विभाजन कर दिया ना उन्होंने मॉडरेट्स को पागल बना बनाकर। तो यहां पर इन्होंने क्या रवैया अपनाया कि अगर मॉडरेट से इन्होंने कहा कि अगर तुम एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप से दूर रहोगे तो हम तुम्हें कंसेशन देंगे और तुम ये उम्मीद कर सकते हो कि आने वाले टाइम के अंदर जो रिफॉर्म्स हैं वो बिल्कुल उसी चीज़ के साथ अलाइन करेंगे जिस चीज़ की डिमांड तुम बड़े टाइम से कर रहे हो। और आपको पता ना, हमने अभी ये चीज़ पढ़ी भी थी अभी पहले वाले लेक्चर्स के अंदर, जो उसका पहला लेक्चर लिया था मैंने, कि अंग्रेज जो थे वो ये चाहते थे कि मॉडरेट्स हमारी साइड रहें और एक्सट्रीमिस्ट का कभी साथ ना दे। ये भी एक प्रकार से इनके डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी थी, अप्रोच थी इनकी, इंडियंस को साथ नहीं होना चाहिए। उसके बाद थर्ड स्टेज के अंदर सप्रेशन, विद मॉडरेट्स ऑन देयर साइड, गवर्नमेंट की साइड है तो गवर्नमेंट ट्राई टू सप्रेस द एक्सट्रीमिस्ट।
जब ये इनके साथ मिल गए, अब एक बात, अगर इनसे रिफॉर्म का वादा कर दिया गया कि तुम एक्सट्रीमिस्ट का साथ मत देना, हम पक्का तुम्हें आने वाले सालों के अंदर या आने वाले महीनों के अंदर तुम्हें रिफॉर्म्स लाकर दिखाएंगे, तो मॉडरेट्स क्या एक्सट्रीमिस्ट का साथ देंगे? वो तो पहले नहीं कहेंगे कि सर जी हमने तो पहले ही इनको निकाल दिया, इक्के दुक्के जो और लोग हैं अगर हमें लगेंगे कि वो बगावत कर रहे हैं, वो बागी हो रहे हैं, हम उनको भी निकाल देंगे। थैंक यू आपका आश्वासन देने के लिए, आपका भरोसा दिलाने के लिए कि आप रिफॉर्म्स लेकर आओगे। मॉडरेट्स को तो कॉन्फिडेंस नहीं आ जाएगा, देखो हम पहले ही कहते थे एक्सट्रीमिस्ट हमारा नाम खराब कर रहे थे, अब हम एक्सट्रीमिस्ट को कैसे भी करके अपने ग्रुप के अंदर शामिल नहीं करना है, वरना हमारी गलत छवि जो है वो पेश होगी अंग्रेजों के सामने। अंग्रेजों ने दोबारा में मौका दिया, एक आश्वासन दिया हमें कि हम रिफॉर्म्स लेकर आएंगे, दोबारा वो एक्सट्रीमिस्ट को कभी शामिल करेंगे? या कोई भी जो इनके पाथ से अलग जाने की कोशिश करेगा, पॉलिटिक्स ऑफ प्रेयर्स, पिटीशंस या कॉन्स्टिट्यूशन तरीके, जो तौर तरीके ये लोग अपनाते हैं मॉडरेट्स, अगर इनसे कोई विपरीत जाकर कुछ और करने की कोशिश करेगा, ये कभी उसको अलाउ करेंगे अब अंग्रेजों के विश्वास के साथ? और अगेन ये पागल बनाने वाली बात है ना, क्योंकि सपना दिखाया जा रहा है लेकिन सपना पूरा हो कहाँ रहा है। तो ये जो स्ट्रैटेजी थी अंग्रेजी हुकूमत की टुवर्ड्स द मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट, इट वाज नॉट अंडरस्टूड बाय बोथ द सेक्शंस एंड देयरफॉर इट वाज अ सक्सेस। बोथ सेक्शंस मतलब कौन? ना ही ये मॉडरेट्स के समझ में आई, ना एक्सट्रीमिस्ट के समझ में आई। मॉडरेट्स क्यों समझ में क्यों नहीं आई? मतलब वो इंतजार ही करते रहे रिफॉर्म्स आएंगे। एक्सट्रीमिस्ट ये जान रहे थे कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, लेकिन एक्सट्रीमिस्ट की बात क्या मानेंगे मॉडरेट्स? मॉडरेट्स कंसिलिएशन करने के लिए तैयार है गवर्नमेंट के साथ, लेकिन क्या वो कंसिलिएशन करेंगे एक्सट्रीमिस्ट के साथ? बिल्कुल नहीं। उनको तो वो अंग्रेजों का दिया हुआ विश्वास ही पत्थर की लकीर लग रहा है। और ऐसा हुआ भी, इनके बीच में जो भिड़प थी वो फाइनली जाके इट कल्मिनेटेड इनटू डिवीजन ऑफ द टू कैंप्स, एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स। सूरत स्प्लिट से ये वाली चीज़ प्रूव हो गई कि अंग्रेज बहुत अच्छे से भिड़ाना जानते हैं इंडियंस को। उसके बाद मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आते हैं 1909 में। जैसे जैसे वक्त बीता और नेशनलिज्म की वेव जो बढ़ती रही, दूसरी जो कम्युनिटीज़ थी लाइक मुस्लिम्स एंड सिख्स, ये भी पॉलिटिकली एक्टिव हो रहे थे। अक्टूबर 1906 की बात है, अ ग्रुप ऑफ मुस्लिम एलिट्स नोन एज शिमला डेपुटेशन, ये लॉर्ड मिंटो से मिलते हैं और इन्होंने डिमांड करी कि मुसलमानों के लिए सर जी एक सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए, उनकी अलग से रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए इन एक्सेस ऑफ देयर न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ गिवन द वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशन टू द ब्रिटिश एम्पायर। हम अच्छी खासी संख्या में हैं, हमारी जनसंख्या अच्छी खासी है, और हमने आज तक जितना भी ब्रिटिश हुकूमत के लिए कंट्रीब्यूट करा है उसके चलते हमें सेपरेट रिप्रेजेंटेशन दो और हमारी सेपरेट इलेक्टोरेट क्रिएट करवाओ। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब क्या है? जिस भी एरिया से मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स खड़े होंगे उनको वोट कौन करेगा? सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी। दिस सेम ग्रुप जो कि शिमला डेपुटेशन पर गया था लॉर्ड मिंटो से मिलने, द सेम ग्रुप सॉट टू डोमिनेट द मुस्लिम लीग which was initially put forth by नवाब सलीमुल्लाह ऑफ डक्का। नवाब सलीमुल्लाह ऑफ डक्का। मुस्लिम लीग इंटेंडेड टू प्रीच लॉयल्टी टू द एम्पायर टू कीप द मुस्लिम इंटेलिजेंसिया अवे फ्रॉम ज्वाइनिंग द कांग्रेस। ये लोग ये चाहते थे कि हम अपना सेपरेट सेटअप बनाकर मुस्लिम लीग की फॉर्म में रहें और कांग्रेस से दूर रहें। इस बैकग्राउंड में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आते हैं, नेम्ड आफ्टर मॉर्ले द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एंड मिंटो द वाइसरॉय ऑफ इंडिया एट दैट टाइम। अब इसके प्रोविजंस क्या थे? सीट्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करी जाएंगी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। जो सीट्स अभी तक डिस्ट्रीब्यूट करी गई थी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, इट वॉज ऑल्टर्ड बाय दीज रिफॉर्म्स। द नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल ये इंक्रीज करे गए। एंड द न्यू सेटअप ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल वॉज, टोटल सीट कितनी? 68। ऑफिशियल सीट्स 36, नॉन ऑफिशियल सीट्स 32। इलेक्टेड सीट्स इनके ऊपर इलेक्शंस होंगे 27, नॉमिनेटेड 5, सेपरेट इलेक्टोरेट सीट्स फॉर मुस्लिम्स 8, सीट्स फॉर लैंडलॉर्ड्स 2, सीट फॉर ब्रिटिश कैपिटल 6 एंड सीट्स ओपन फॉर जनरल इलेक्टोरेट 11। ये इस तरीके का सेटअप जो है वो करा गया इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ सीट्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्शंस। और कहाँ पर? बोथ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। उसके बाद मेंबर्स के जो इलेक्शंस होंगे ये इनडायरेक्ट होंगे।
लोकल बॉडीज जो हैं वो एक इलेक्टोरल कॉलेज को इलेक्ट करेंगी, हु वुड इन टर्न इलेक्ट द मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। लोकल बॉडीज विलेज लेवल पर, ग्रासरूट लेवल पर इलेक्टोरल कॉलेज को चुनेंगी, इलेक्टोरल कॉलेज मेंबर्स को चुनेंगे प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के, और जो मेंबर्स होंगे प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के, दे वुड इलेक्ट द मेंबर्स ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेचर। लैंडलॉर्ड्स की सीट्स का मतलब ये है, ये देखो श्रेया, जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात हो रही है, अलग अलग प्रोविंसेस में अलग अलग जमींदार होंगे, लैंडलॉर्ड्स होंगे। आपको तो पता ही है, इनको सपोर्ट करते थे ब्रिटिशर्स। तो उनमें से जितने भी इनके फेवरेट लैंडलॉर्ड्स होंगे उनके लिए सीट ओपन कर दी गई कि तुम भी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में अपने आपको रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब वो तुम देख लो कि तुम्हें कैसे इलेक्शंस में आना, कौन खड़ा हो रहा है। 2 सीटें हमने उसके लिए नियुक्त कर रखी हैं। वही टॉप के जमींदार वगैरह जो उनकी स्टेट वगैरह की बिक्री करवाते थे, वो जब ऑक्शन वगैरह होता था, हमने प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर पढ़ रहे थे, वो बुर्दमान डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऑक्शन वगैरह जो होता था, ये वही लैंडलॉर्ड्स हैं। अंग्रेजों के सपोर्ट में हो चाहे ना हो, मतलब, लेकिन 2 सीटें मतलब वो कर दी गई हैं, इनके लिए बना दी गई हैं। अब चाहे जो अंग्रेजों के विरोधी भी हो आगे चलकर, तो वो भी अपने आप को प्रूव कर दो तुम इलेक्शन में, तुम आ जाओगे यहाँ पर। यानी कि लैंडलॉर्ड्स विल ऑल्सो हैव अ से इन मेकिंग ऑफ द पॉलिसीज। ये जो होंगे सीट फॉर लैंडलॉर्ड्स, ये इलेक्टेड ही होंगे, क्योंकि नॉमिनेटेड सीट सिर्फ 5 है, वो अलग हैं। इलेक्टेड जो इनकी जो सीट्स हैं वो 2 हैं, इलेक्टेड होंगे। और सारे इलेक्शन यहाँ पर कैसे हो रहे हैं? इनडायरेक्ट हो रहे हैं। अच्छा, इलेक्शन का प्रोसीजर जान गए। सबसे पहले किसका इलेक्शन होगा बिल्कुल ग्रासरूट लेवल पर? बताओ। इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज किसके मेंबर्स को चुनेंगे, इलेक्ट करेंगे? प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के। और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के मेंबर्स जो होंगे वो किसको इलेक्ट करेंगे? सेंट्रल लेजिस्लेचर के मेंबर्स को। ये सेम वैसे ही लग रहा है ना, बिल्कुल सेम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जैसा प्रोसीजर। हाँ शैनी। ये लक्ष्मीकांत में जो हमने देखा था वो कह रहे हो? अच्छा, एक मिनट रुकना, मैं क्रॉस वेरीफाई कर लेता हूँ ज़रा। लक्ष्मीकांत, ये है एट 1909 वाला ना? हाँ हाँ। नंबर ऑफ सीट्स इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल वॉज रेज फ्रॉम 16 to 60। और यहाँ हमें आप बोल रहे हो कि दे रखा है टोटल सीट्स 68 है ना? और ये सारे के सारे हैं, तो ये सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के पार्टी। तो एक मिनट हम क्रॉस वेरीफाई करते हैं इसको ज़रा। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। क्या 60 क्या? गूगल 60 बता रहा है, लेकिन मैं कन्फ्यूजन को आपको क्लियर कर देता हूँ। ये वाला एंगल देखो, जो 60 सीट्स है ना श्रेया, ये शाइनी, तो वो जो सीट्स हैं सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो बढ़ाई गई हैं, उसके अंदर उसके अंदर 8 सीटों की बात नहीं होती है। जब हम इंडियन काउंसिल एक्ट को एज जनरल फ्रॉम लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं या फिर जनरली 60 सीट्स की बात करते हैं, 8 सीटें जो आती है ना एक्स्ट्रा, वो इन 2 ग्रुप से आती है। 6 वर इलेक्टेड बाय द बिग लैंडलॉर्ड्स एंड 2 बाय द ब्रिटिश कैपिटलिस्ट।
ये एक्स्ट्रा। मैं इसको एक दिन देख भी रहा था, तो उसके अंदर वही चीज़ है कि जब आप इसको जाओगे या लक्ष्मीकांत या कहीं से भी देखते हो, वो 60 सीट्स की जो बात करते हैं तो वो ये दो चीज़ों को हटा देते हैं, मतलब सीट्स फॉर द ब्रिटिश कैपिटलिस्ट एंड सीट्स फॉर द लैंडलॉर्ड्स, ये वाली चीज़ें इसको इंक्लूड करके 68 होती हैं। ठीक है, और ये वाली बात भी याद रखना, ये आपके सामने पहली बार बाइफर्केशन आ रहा है, ऑफिशियल सीट्स 36, नॉन ऑफिशियल सीट्स 32। कितना हो गया? हाँ 68 हो गया ना। तो उसके बाद इट रिटेन्ड ऑफिशियल मेजोरिटी इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, बट प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल को अलाउ करा गया कि उनकी नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी भी हो सकती है। मुस्लिम्स ने तो देखो, उन्हीं की वजह से तो वैसे तो ये रिफॉर्म आई है। याद है शिमला डेपुटेशन पर जाकर वो मॉर्ले से मिले, लॉर्ड मिंटो से मिले थे। ठीक है, यहाँ पर बताया था अभी मैंने आपको, लॉर्ड मिंटो से मिले थे, उन्होंने डिमांड करी थी सेपरेट इलेक्टोरेट की। तो मुस्लिम्स पर गिवन रिप्रेजेंटेशन इन एक्सेस टू द प्रोपोर्शन ऑफ देयर पॉपुलेशन एज डिमांडेड बाय शिमला डेपुटेशन। अब एक बार बताओ, पॉपुलेशन के भी बियॉन्ड जाकर उसके बेसिस पर, मतलब जितनी पॉपुलेशन नहीं उससे ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन कैसे मिल गई? बिकॉज उन्होंने क्या बोला था, हमने वफादारी निभाई है हमेशा, किसके साथ? ब्रिटिश हुकूमत के साथ, और कभी भी कांग्रेस का साथ दिया नहीं हमने, है ना। उसके बाद इट इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम्स बाय एक्सेप्टिंग द कंसेप्ट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। ये भी शिमला डेपुटेशन में डिमांड करा गया था मुसलमान लीडर्स के द्वारा, मुस्लिम लीग के द्वारा। तो अंडर दिस मुस्लिम मेंबर्स वर टू बी इलेक्टेड ओनली बाय मुस्लिम वोटर्स। यानी कि जब चुनाव में श्रेया मुसलमान खड़े होंगे ना जब, तो उनको सिर्फ मुसलमान जनसंख्या ही वोट करेगी। अब मुझे एक बात बताओ, इतनी आसानी से तो अंग्रेज कोई भी बात नहीं मानते हैं शाइनी, तो श्रेय ये वाली बात कैसे मान के इतनी जल्दी कि बस शिमला के अंदर अभी वो मिले हैं, शिमला डेपुटेशन पे गए हैं, लॉर्ड मिंटो से मिले हैं फटाफट से, मतलब टाइम भी नहीं लगाया कुछ महीनों का, कुछ हफ्तों का। और मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909, वेरी गुड, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी। इससे बढ़िया क्या ही हो सकता है कि मुसलमान खुद आकर ये बोल रहे हैं कि हमें अलग करके देखो कांग्रेस से, हमें अलग करके देखो हिंदुओं से, हमारी सेपरेट इलेक्टोरेट बनाओ जिसमें हम ही खड़े हों और हमें सिर्फ मुसलमान लोग ही वोट करें। इससे तो और आग नहीं फैलेगी, बताओ, हिंदू मुस्लिम की बीच की जो भेड़प है। इससे बढ़िया क्या हो सकता है इनके लिए, अंग्रेजों के लिए। दस द एक्ट लीगलाइज कम्युनलिज्म, मतलब एक तरीके से देखो, ये कभी भी आपको लिखना नहीं है कि एक्ट के अंदर ये प्रोविजन था कि कम्युनलिज्म को लीगलाइज कर दिया गया, लेकिन कम्युनलिज्म क्या होता है? जब आप अपनी पेरोकियल नैरो आइडेंटिटी को देखते हो, है ना, इन टर्म्स ऑफ कम्युनिटी, इन टर्म्स ऑफ रिलीजन, तो एक तरीके से उसको लीगलाइज करने की बात चल रही है ना। एंड लॉर्ड मिंटो केम टू बी नोन एज फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। पहली बार इस एक्ट में बोला गया, इट प्रोवाइडेड फॉर द फर्स्ट टाइम एसोसिएशन ऑफ इंडियंस विद द वाइस रॉयस एग्जीक्यूटिव काउंसिल एंड गवर्नर्स। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन जिन्होंने वाइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल को ज्वाइन करा, और इनको लॉ मेंबर के तौर पर अपॉइंट करा गया था। ठीक है, उसके बाद इट एनलार्ज द डेलिब्रेटिव फंक्शंस ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल एट बोथ द लेवल्स, चाहे प्रोविंशियल लेवल हो चाहे सेंट्रल लेवल हो। फॉर एग्जाम्पल, मेंबर्स को अलाउ करा गया था कि वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, रेजोल्यूशंस मूव कर सकते हैं बजट के ऊपर एंड सो ऑन। अब ये चीज़ें पार्लियामेंट में आगे जाके प्रक्रिया बनती है ना, हमारी करंट पार्लियामेंट की होता है ना, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन रेजोल्यूशंस को मूव करना, मतलब जो एक दिन का एक सिनेरियो होता है कि आज ये क्वेश्चन डिस्कस होंगे, लेकिन कभी कभार अर्जेंट मैटर्स पर होता है ना कि पूछा जा सकता है मेंबर्स के द्वारा, या फिर अगर इतना वर्क नहीं है उस दिन, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं थोड़ा सा शेड्यूल से हटकर। उसके बाद इट ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर सेपरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशंस, चेंबर्स ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटीज एंड जमींदार्स। रिफॉर्म्स को जानते हैं हम, ये कितने अच्छे थे या कितने बुरे थे। सबसे बड़ी बात इंडायरेक्ट इलेक्शंस वाली। मॉडरेट्स और पूरी कंट्री एज अ होल, दे वर डिसअपॉइंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स ऑफ 1909। और खेल लो कैरेट स्टिक की पॉलिसी, और साथ दे लो अंग्रेजों का। अब क्यों बुरा लग रहा है कि नहीं? मुसलमानों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट बना दी गया, अब क्यों बुरा लग रहा है? तुम तो वेट कर रहे थे ना रिफॉर्म्स का, वेट करो अच्छे से। तो मोस्ट ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स दे वर स्टिल इलेक्टेड इनडायरेक्टली, क्योंकि देखने में, मतलब इलेक्टेड मेंबर्स मतलब क्या है यहाँ पर बात ये नहीं बोली जा रही है डायरेक्ट इलेक्शंस वाली, कहने के लिए वो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से उनका इलेक्शन हो रहा है, जनता के डायरेक्ट चुने हुए प्रतिनिधि नहीं है वो। तो ऑफ द 68 मेंबर्स ऑफ द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, अब इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कौन सी होती है? सेंट्रल लेवल की लेजिस्लेटिव काउंसिल।
36 यहाँ पर थे ऑफिशियल मेंबर्स, 5 थे नॉमिनेटेड नॉन ऑफिशियल्स, 27 जो थे, इन 27 मेंबर्स में से 6 वर इलेक्टेड बाय द बिग लैंडलॉर्ड्स एंड 2 बाय द ब्रिटिश कैपिटलिस्ट. नो रियल पावर टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल. मतलब अब एक तरीके से चलेगी तो किसकी, वाइसरॉय या फिर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया की. ऐसा होगा कि लॉ मेंबर बन गया तो पूरा का पूरा ये आईपीसी की धारा को बदल के रख देंगे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा. नो रियल पावर वॉज गिवन टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल. द रिफॉर्म्ड काउंसिल्स स्टिल एंजॉयड नो रियल पावर एंड रिमेन्ड mere advisory bodies. They did not introduce an element of democracy or self-government. The undemocratic, foreign and exploitative character of the British rule, it remained unchanged. वो वैसा का वैसे ही रहा. अच्छा, एक बात याद रखना, ये इन्होंने उल्टा लिख दिया यहाँ पर थोड़ा सा. ये जो 2 मेंबर्स है ना, दे वर टू बी अपॉइंटेड इलेक्टेड बाय द बिग लैंडलॉर्ड्स एंड 6 बाय द ब्रिटिश कैपिटलिस्ट. यहाँ पर देख लो, क्योंकि ब्रिटिश कैपिटलिस्ट की 6 है, लैंडलॉर्ड्स की 2 है. ठीक है, इन्होंने उल्टा लिख दिया. ठीक कर लेना आप लोग अपनी बुक में या जहाँ पर भी नोट्स बना रहे हो. एक मिनट में इसको मिटा के सही कर देता हूँ. ये है 2 वर इलेक्टेड बाय बिग लैंडलॉर्ड्स. एंड 6 बाय ब्रिटिश कैपिटलिस्ट. यहाँ पर देख लो, सीट्स फॉर ब्रिटिश कैपिटलिस्ट 6, सीट्स फॉर लैंडलॉर्ड्स 2. अब ये चीज़ क्लियर होगी श्रेया, जब यहाँ पर बात ही चल रही है इलेक्शंस की. ये नॉमिनेटेड नहीं होंगे, ठीक है. नॉमिनेटेड सीटें 5 है बस. हाँ, और उसको पूरी तरीके से बोला जा रहा है शाइनी, ये नॉमिनेटेड नॉन ऑफिशियल मेंबर्स. मुस्लिम कम्युनलिज्म इससे इनकरेज हुआ. द रियल पर्पस ऑफ द मॉर्लिमेंटरी रिफॉर्म्स वॉज टू डिवाइड द नेशनलिस्ट रैंक्स एंड टू चेक द ग्रोइंग यूनिटी अमंग द इंडियंस. कैसे? बाय इनकरेजिंग द ग्रोथ ऑफ मुस्लिम कम्युनलिज्म, सेपरेट इलेक्टोरेट उनके लिए क्रिएट करके. और किसको बोला गया फादर ऑफ इंडियन कम्युनलिज्म? लॉर्ड मिंटो. ही केम टू बी नोन एज फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट. ठीक है, मॉरले मत लिख देना, ये मतलब छोटे छोटे फैक्ट्स हैं लेकिन आपको ये याद रखने हैं. तो द रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स अंडर विच मुस्लिम जो हैं they could only vote for Muslim candidates in the constituencies especially reserved for them, and this was done to encourage the notion that political, economic and cultural interests of Hindus and Muslims they were separate and not common. इसलिए तो वो मान गया डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी यहाँ पर अपना बहुत आसान है. ठीक है, अब उसके बाद क्या है यहाँ पर, मेजर हाईलाइट ऑफ द रिफॉर्म्स वाज दैट लॉर्ड मॉर्ले मेड इट क्लियर कि जो कॉलोनियल सेल्फ गवर्नमेंट है इट वाज नॉट सूटेबल फॉर इंडिया. अभी हिंदुस्तानी उसके लिए रेडी नहीं है कि वो खुद से अपनी सरकार चला पाए. अब देखो, पढ़ा ना मॉडरेट्स के मुंह पे फिर से चाटा, और कर लो डिमांड स्वराज की, सेल्फ गवर्नमेंट की, रिफॉर्म्स की उम्मीद कर लो. पड़ गया चाटा. ठीक है, तो उसने साफ कर दिया कि सेल्फ गवर्नमेंट के लिए अभी हिंदुस्तानी जो वो रेडी नहीं है और ये सूटेबल पॉलिसी नहीं है इंडिया के लिए. तो दिस वॉज ड्यू टू रेजिस्टेंस इन द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस पार्लियामेंट्री एंड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया एज पर द डिमांड रेज बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस. मतलब यूके के पार्लियामेंट में, ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये वॉइस उठने लगी थी कि ऐसा मत कर देना कि स्वराज तुम उनको दे दो, सेल्फ गवर्नमेंट का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवा दो, सारा का सारा रेवेन्यू बेस और बना बनाया जो कॉलोनियल सेटअप है हमारा बिगड़ जाएगा. अब सबसे बुरी बात जो इनके द्वारा इंट्रोड्यूस करी गई थी वो ये था सेपरेट इलेक्टोरेट्स का कंसेप्ट. द डिस्टेस्टफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स, इसका मकसद क्या था? It was aimed at confusing moderates, dividing national ranks and checking the growth of unity among the Indians. The system of election was too indirect and this led to improper representation. Also, the multiple stages acted like sieves which infiltrated the legislature of the British loyalist. यानी कि जो वो उन लोगों को जनरली अंग्रेज कुल मिलाकर एक ऐसा षड्यंत्र रचने की कोशिश कर रहे थे कि उनके प्रोविंशियल लेजिस्लेचर या फिर इंपीरियल लेजिस्लेचर में वही लोग आए जो कि मॉडरेट अप्रोच के हों, ज़्यादा उनसे कोई सवाल जवाब ना करें और एडमिनिस्ट्रेशन में दखल अंदाजी करें ना, बिल्कुल भी. दीज रिफॉर्म्स वर मियर इल्यूजन्स, ये सिर्फ एक भ्रम थे सारे के सारे जो रिफॉर्म्स है. इंस्टेड ऑफ समथिंग सब्सटेंशियल, पीपल वर गिवन बेनिवोलेंट डेस्पोटिज्म इंस्टेड ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट. मतलब वही पागल बनाकर एक कैरेडेंस की पॉलिसी लोगों को ट्रीट करा गया
लगा उनको कि उनको बहुत कुछ मिल रहा है, लेकिन अल्टीमेटली दे वर स्टिल अंडर डेस्पोटिक रूल। कोई वो उनके हाथ में कोई रियल पावर नहीं आने वाली है, भले ही उनकी रिप्रेजेंटेशन इंक्रीज हो रही है या फिर रिफॉर्म्स ही आ रहे हैं, लेकिन कुछ सब्सटेंशियल नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ मतलब इसके अंदर कोई बेस नहीं है इन रिफॉर्म्स के अंदर। ठीक है, तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।